आज हम नवजागरण के संदर्भ में हिंदी कविता पर अपनी बातचीत केंद्रित करेंगे। हिंदी कविता से तात्पर्य यहाँ पर आधुनिक हिंदी कविता से है, यानी कि जिसकी शुरुआत 19वीं सदी के मध्य से हुई थी और जो अभी तक सतत प्रवहमान है। लेकिन हम इतनी लंबी यात्रा को नवजागरण के संदर्भ में अपने एक ही व्याख्यान में समेटना उचित नहीं समझते। हम आज मुख्य रूप से उन आरंभिक कवियों की कविताओं के बारे में विचार करेंगे जिनसे आधुनिक हिंदी कविता की शुरुआत होती है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि हम भारतेंदु युग की हिंदी कविताओं के संदर्भ में इस पर विचार करेंगे। आप जानते हैं कि हिंदी का आधुनिक साहित्य 19वीं सदी में शुरू हो गया था, भारतेंदु हरिश्चंद्र से पहले ही। लेकिन जिसे कहना चाहिए कि एक तरह से जो हिंदी की आधुनिक काव्य धारा या आधुनिक साहित्य की धारा का जो निर्माण हुआ वो एक तरह से मुक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय हुआ। भारतेंदु उस युग के साहित्य के कहना चाहिए कि प्रवर्तक भी थे, वो उसके प्रेरणा स्रोत भी थे और साथ ही साथ उस समय के जो हिंदी में लिखने वाले लेखक थे उनको प्रोत्साहित करने में भी उनका बड़ा योगदान है। उन्होंने स्वयं कई पत्रिकाओं का प्रकाशन किया और लगभग साहित्य की जो उस समय विधाएं थी उन सब में लेखन किया। उन्होंने कविताएं लिखी, उन्होंने नाटक लिखे, उन्होंने निबंध लिखे, उन्होंने व्यंग्य निबंध लिखे, उन्होंने और भी कई विषयों पर बहुत कुछ लेखन किया। हालांकि उन्हें बहुत लंबी उम्र नहीं मिली, केवल 35 वर्ष की अल्प आयु में उनका देहावसान हो गया था। 1850 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था और 1885 में उनका देहावसान हो गया था। लेकिन एक आधुनिक हिंदी साहित्य की मजबूत बुनियाद रखने में उनके ही योगदान को बुलाया नहीं जा सकता। नवजागरण क्या है इसके बारे में हम अपने एक अलग व्याख्यान में चर्चा कर चुके हैं। नवजागरण से क्या तात्पर्य है, उसका किन किन बातों से संबंध है, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम सिर्फ कविता के संदर्भ में और वो भी भारतेंदु युग की कविता के संदर्भ में इस पर बातचीत करेंगे। आप में से बहुतों को जिन्होंने भारतेंदु युग के साहित्य के बारे में पढ़ा है वो जानते होंगे कि भारतेंदु युग में गद्य खड़ी बोली में लिखा जा रहा था, लेकिन पद्य की यानी कविता की जो भाषा थी वो ब्रज थी। उस समय भारतेंदु भी, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन आदि जो बहुत सारे लेखक थे, ठाकुर जगमोहन सिंह वगैरह बहुत सारे जो लेखक कवि थे, वो कविता के लिए ब्रज भाषा का ही इस्तेमाल करते थे। और ब्रज में कविता लिखी जाए या गद्य की तरह खड़ी बोली में कविता लिखी जाए, इसको लेकर विवाद भी था। इन लेखकों में, जिनमें भारतेंदु भी शामिल है, उन्होंने खड़ी बोली में भी कुछ प्रयास किए थे, लेकिन उन्हें उस धारा को यानी खड़ी बोली में काव्य धारा को आगे बढ़ाने का बहुत अवसर नहीं मिला। जल्दी देहावसान हो जाने के कारण वे बहुत अधिक कविताएं खड़ी बोली में नहीं लिख सके। जो खड़ी बोली में लिखने का उन्होंने प्रयास किया था, प्रयोग किए थे, उसके बारे में भी उनके मन में कहीं न कहीं आशंका थी कि वो खड़ी बोली में उनकी कविताएं बन रही है या नहीं बन रही है। इस संदर्भ में खास ध्यान देने योग्य बात यह है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र उर्दू में भी लिखते थे। रसा उनका उपनाम था उर्दू में, और उर्दू में उन्होंने लेखन किया था। और आप जानते हैं कि उर्दू और हिंदी दोनों का संबंध जो है वो खड़ी बोली से है। तो इस तरह से विचार करें तो उनके लिए खड़ी बोली में कविता लिखना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था। अगर वो उर्दू में कविता लिख सकते थे तो हिंदी में भी लिख सकते थे, और शायद उनके मन में इस तरह की बात रही होगी कि मुझे हिंदी में भी यानी खड़ी बोली हिंदी में भी कविता लिखनी चाहिए, और उन्होंने उसकी कुछ कोशिशें की। एक और बात जो इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है कि उन्होंने जो नाटक वगैरह लिखे
उन नाटकों में भी उन्होंने कविताओं का इस्तेमाल किया है और उसकी भाषा कहीं पर ब्रज भाषा भी है, कहीं कहीं खड़ी बोली भी है। तो ऐसा नहीं है कि खड़ी बोली उनके लिए कोई बहुत कविता लिखना कोई बहुत मुश्किल काम रहा होगा, लेकिन आम धारणा उस समय के कवियों की यही थी कि हिंदी में यानी खड़ी बोली हिंदी में कविता नहीं लिखी जा सकती, कविता के लिए तो ब्रज ही उपयुक्त है। ब्रज में जो कविता लिखी जा रही थी या जिसकी परंपरा थी, वो परंपरा दरअसल भक्ति काव्य और रीति काव्य की थी। और आप देखेंगे कि उस दौर के जो कवि थे, चाहे वो भारतेंदु से जुड़े हुए कवि हों या भारतेंदु मंडल से अलग जिन्होंने कविताएं लिखी हो, वे ज़्यादातर नए विषयों पर कविता कम लिखते थे। उनका ज़्यादा लेखन कविता में भक्ति काव्य और रीति काव्य की तरह का है, यानी कि उन्होंने श्रृंगार परक रचनाएं की या भक्ति परक रचनाएं की। यह और बात है कि भारतेंदु जैसे प्रतिभावान लेखक के यहाँ अब वो पृष्ठ पेषण नहीं था, यानी कि जो पहले भक्ति काव्य लिखा गया या पहले जो श्रृंगारिक काव्य लिखा गया उसी को उन्होंने आगे बढ़ाया हो या उसी को उन्होंने दोहराया हो। नहीं, उन्होंने कुछ नए प्रयोग भी किए, कुछ नए ढंग से अपनी बात कहने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो भक्ति काव्य और रीति काव्य जो है वो परंपरागत ही था। वो जाहिर है कि वो नए युग की उसमें तस्वीर हम नहीं देख सकते थे। वो नई युग की तस्वीर जो गद्य में नज़र आ रही थी, जो उनके नाटकों में नज़र आ रही थी, जो उनके निबंधों में नज़र आ रही थी, वो हमें उस दौर की कविता में बहुत कम देखने को मिली, लेकिन उसका प्रयास हुआ। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें देखना होगा कि किस तरह की कविता उस दौर में लिखी जा रही थी। जैसा मैंने बताया, ब्रज में कविता लिखी जा रही थी, खड़ी बोली में कम लिखी गई। ब्रज में जो कविता लिखी गई उसका बड़ा हिस्सा जो है वो भक्ति और रीति परक काव्य का है, यानी श्रृंगारिक काव्य है या भक्ति परक काव्य है। और वो इसलिए है क्योंकि रीति युग थोड़े समय पहले ही अवसान की ओर गया था और उसका गहरा प्रभाव था। उसी तरह के छंदों में कविता लिखी जा रही थी, कवित में, सवैये में, दोहे में, उसी तरह के छंद प्रयोग किए जा रहे थे, वही विषय थे और वही अंदाज़े बयां था, यानी संरचना शिल्प भी वही था। लेकिन कहीं कहीं जैसा मैंने बताया, भारतेंदु जैसे प्रतिभाशाली रचनाकार जो थे वो उसमें भी कुछ नया प्रयोग कर रहे थे, कुछ नए ढंग से अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद जो दूसरी तरह की कविताएं, आधुनिक युग की कविताएं, या कहना चाहिए कि जिसमें आधुनिक युग की समस्याओं की या सवालों की अभिव्यक्ति थी, वैसी कविताएं भी लिखी गई। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं लिखी गई, वो भी ब्रज भाषा में लिखी गई, खड़ी बोली में कम लिखी गई, लेकिन ब्रज भाषा में लिखी गई। और वो जो ब्रज भाषा में लिखा गया और जिनके विषय नए थे, वो कई तरह के विषय थे। उसमें देशभक्ति पर बहुत कविताएं लिखी गई उस दौर में। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र और चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, इन सबों की कविताओं में आप देखेंगे या इन सब के साहित्य में हमें देशभक्ति का भाव मिलता है। देशभक्ति और राजभक्ति बहुत कहना चाहिए कि राजभक्ति का भी प्रभाव है। ऐसा नहीं है कि हमेशा देशभक्ति दिखाई देती है, राजभक्ति भी दिखाई देती है, क्योंकि उस समय तक हमारा स्वतंत्रता आंदोलन जो है वो इतना मजबूत नहीं हुआ था कि पूरी तरह से राजभक्ति को नकार कर वो केवल देशभक्ति की बात करें। लेकिन उस दौर में देशभक्ति पर बहुत कविताएं लिखी गई। दूसरी चीज़ जो है वो देश की आंतरिक स्थिति, यानी कि देश की आर्थिक अवस्था, देश की सामाजिक अवस्था, उसको लेकर भी बहुत कविताएं लिखी गई। एक सामान्य जो चीज़ दिखाई देती है वो है भारत की दुर्दशा का चित्रण करना, और उस दुर्दशा का चित्रण करना जो है वो देशभक्ति का ही एक रूप है। यानी कि इन कवियों का ध्यान इस बात की ओर गया था कि अंग्रेज़ों के राज में भारत जो है, हिंदुस्तान, उसकी दशा अच्छी नहीं है। वो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हो गया है, उसकी लोगों के पास में रोज़गार नहीं है, लोग गरीब है, किसान भी दुखी है। इस तरह से ये सब पक्ष जो हैं उनके सामने थे और उन पर उन्होंने कविताएं लिखी। भारतेंदु ने भी लिखी, प्रताप नारायण मिश्र ने भी लिखी,
और ख़ास बात यह है कि जिस आधुनिक किस्म की व्यवस्था की शुरुआत अंग्रेज़ों ने की थी, उस आधुनिक किस्म की व्यवस्था की भी आलोचना ये कवि लोग करते थे। उनकी पहेलियों में, उनकी कविताओं में हमें पुलिस की आलोचना मिलेगी, नौकरशाही की आलोचना मिलेगी, अंग्रेजी शिक्षा की आलोचना मिलेगी। तो ये भी एक तरह का देशभक्ति का रूप था। मैं आपको कुछ उदाहरण से इस बात को बताता हूँ। जैसे कि पहेलियाँ, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बहुत सारी पहेलियाँ लिखी थी और उन पहेलियों के माध्यम से उन्होंने अपना दृष्टिकोण, उस समय की व्यवस्था जो है, उस व्यवस्था के बारे में उजागर होता है। जैसे एक उन्होंने अंग्रेजी के बारे में एक पहेली है, आपके सामने पढ़ता हूँ। सब गुरुजन को बुरो बतावे, अपनी खिचड़ी आप पकावे, भीतर भीतर तत्व न झूठी तेजी, क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेजी। आप देखेंगे कि ये पहेली के रूप में है कि ये क्या है, कौन है, किसके बारे में ये बात की जा रही है। तो विशेषता क्या है कि सभी गुरुजनों को बुरा बताती है और अपनी खिचड़ी अलग से पकाती है। अपनी खिचड़ी मतलब अपना राग अलापना, अपना अलग राग अलापना, और जिसके अंदर कोई तत्व की बात नहीं है और न जिसके अंदर जो तेज़ी दिखाई देती है वो भी झूठी है। तो ये जो विशेषताएं हैं ये अंग्रेजी शिक्षा की उस समय शुरुआत हुई थी। और अंग्रेजी के प्रति जो भारतीय ढंग से सोचने वाले थे या समझते थे कि अंग्रेजी का समर्थन करना मतलब है कि अंग्रेजी राज का समर्थन करना, तो इसलिए अंग्रेजी की भी आलोचना की जाती थी। इसी तरह से एक और देखिए आप, भारतेंदु की ही पहेली, तीन बुलाए तेरह आवें, निज निज विपदा राहे सुनावें, आंखें फूटे भरा न पेट, क्यों सखी सज्जन नहीं ग्रेजुएट। आप देखेंगे कि इसके अंदर उन्होंने कहा कि कहीं इंटरव्यू होता है तो 3 जनों को बुलाया जाता है और 13 पहुंचते हैं। और दूसरी चीज़ यह है कि वो अपना दुख बेचारे व्यक्त करते रहते हैं, लेकिन उनके जो है उनको उनके लिए कुछ भी नहीं है, न तो उनका पेट भर पाता है, यानी नौकरी मिल पाती है, और वो दुखी रहते हैं। तो ऐसे कौन है? ये पढ़े लिखे ग्रेजुएट है। क्यों सखी सज्जन नहीं ग्रेजुएट, यानी कि उस समय भी भारतेंदु के समय का मतलब है कि आज से करीबन 150 साल पहले भी पढ़े लिखों की दशा ये थी कि उनको नौकरी नहीं मिलती थी, वो बेरोजगार घूमते रहते थे। और अगर कहीं नौकरी का विज्ञापन निकलता था या नौकरी निकलती थी तो 3 जगह है तो 13 लोग पहुंचते थे। ये 3-13 तो एक मुहावरा है, कहने का मतलब है कि जितनी नौकरी होती थी उससे ज़्यादा उसके उम्मीदवार होते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उस समय की व्यवस्था की आलोचना करना, उस समय की व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर करना और जनता को शिक्षित करना, ये भी एक देशभक्ति का रूप था। और ये हमें न केवल भारतेंदु के यहाँ नहीं बल्कि दूसरे जो लेखक हैं, चाहे वो प्रताप नारायण मिश्र हों या चौधरी बद्रीनारायण प्रेमखन हो या दूसरे कवि हों, उन सब की कविताओं में हमें ये स्वदेशी का, देशभक्ति का और देश सेवा का जो भाव है वो हमें दिखाई देगा। तीसरी चीज़ है इस संदर्भ में, जैसा मैंने बताया कि इनकी देशभक्ति में उस समय की देश की दुर्दशा की भी बात है और राज्य की आलोचना की भी बात है। लेकिन एक और विशेषता उस समय की कविता की हमें दिखाई देती है, वो है सामाजिक प्रश्नों पर कविता लिखना। सामाजिक प्रश्नों का मतलब है कि बहुत सारे ऐसे विषय जो समाज सुधार के लिए ज़रूरी है, जैसे स्त्री शिक्षा के बारे में, बाल विवाह के बारे में, विधवा विवाह के बारे में, इस तरह के प्रश्नों पर भी उस समय बहुत सारे लोगों ने लिखा था। और उसमें दोनों तरह के दृष्टिकोण मिलते हैं। कुछ मसलों पर हम देखते हैं कि उनका दृष्टिकोण जो है प्रगतिशील है, समाज सुधार के समर्थन करते हैं, वो बाल विवाह का विरोध करते हैं, स्त्री शिक्षा का समर्थन करते हैं, विधवा के जीवन की जो कठिनाइयाँ उनका चित्रण करते हैं। लेकिन कुछ मामलों में वो पुनरुत्थानवादी भी है, यानी कि एक तरह से कहना चाहिए कि वो उनके अंदर एक रिवाइवलिज्म भी हमें दिखाई देता है। और वो कई मामलों में है, जैसे भाषा को लेकर उनके अंदर उर्दू के प्रति बहुत विरोध है। भारतेंदु ने तो उर्दू का स्यापा करके एक कविता भी लिखी थी,
यही चीज़ हमें प्रताप नारायण मिश्र में भी दिखाई देती है। इन लोगों की धारणा यह है, जबकि ये सच्चाई नहीं है, लेकिन इन लोगों की ये धारणा है कि उर्दू एक विदेशी भाषा है। खुद प्रताप नारायण मिश्र ने अपनी एक कविता में इस चीज़ को लिखा था और उसे हिंदी की तुलना में उर्दू का विरोध करते हुए उन्होंने इस बात को कहा है। जैसे उनकी एक देखिए कविता, छोड़ नागरी सुगुन आगरी उर्दू के रंग राते, देसी वस्तु बिहाय विदेशी सो सर्वस्व ठगाते। आप देखेंगे कि यहाँ पर देसी वस्तु को छोड़कर विदेशी को अपनाना जो है वो उर्दू की तरफ उनका इशारा है। मूर्ख हिंदू करन न लहे दुख जिन कर यह ढंग दीठा, घर की खां खुरखरी जागे चोरी का गुड़ मीठा। यानी कि घर की खांड जो है वो खुरखुरी के समान लगती है और चोरी का गुड़ भी उन्हें बहुत मीठा लगता है। कहने का मतलब है कि ये इस तरह की चीज़ें भी हम इनके यहाँ देखते हैं। भारतेंदु और प्रताप नारायण मिश्र दोनों ही एक तरह से कहना चाहिए कि धर्म के मामले में थोड़े पुराणपंथी थे या पुराने विचारों के थे, और आर्य समाज के माध्यम से जो सुधार हो रहे थे उस सुधार का भी वो विरोध करते थे। आर्य समाज के बहुत समर्थक नहीं थे। हालांकि हिंदी प्रदेशों में स्वामी दयानंद सरस्वती पर जिस तरह का हमला किया जा रहा था उसकी भी ये आलोचना करते थे। लेकिन ये सही है कि भारतेंदु और प्रताप नारायण मिश्र वो बहुत, उन पर अगर समाज सुधार का प्रभाव था तो पुनरुत्थान का भी प्रभाव था। तो इस चीज़ को भी हमें ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा भी हम देखते हैं कि ब्रज और हिंदी खड़ी बोली को लेकर जो दृष्टिकोण था उस पर भी हमें एक तरह से पुनरुत्थान का ही असर दिखाई देता है, क्योंकि ब्रज जो है वो एक तरह से उस पुरानी तरह की कविताओं का प्रतिनिधित्व करती है। ब्रज से चिपके रहने का मतलब है एक तरह से पुरानी कविताओं का को अपनाना। लेकिन हम एक अंतर्विरोध भी देखते हैं। भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट या दूसरे जो कवि अंबिका दत्त व्यास या चौधरी बद्रीनारायण प्रेमचंद वगैरह, इन लोगों ने नए विषय ब्रज में लिखने का प्रयास किया। वो इसलिए किया कि दरअसल एक साथ वो ब्रज से भी जुड़े रहना चाहते थे, दूसरी तरफ नई चीज़ों का प्रभाव भी उन पर पड़ रहा था। इसलिए वो कविता में नए विषय भी ला रहे थे, अपने समय के सवालों को भी ला रहे थे, और ये एक अंतर्विरोध था। जैसे प्रताप नारायण मिश्र ने ब्रैडला के स्वागत में एक कविता लिखी लंबी। ब्रैडला जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक विपक्षी दल के सदस्य थे और भारत के हित के समर्थक थे। यानी कि वो चाहते थे कि अंग्रेजी सत्ता जो हिंदुस्तान में है वो अंग्रेजी सत्ता से हिंदुस्तानियों को जो तकलीफ़ हो रही है उस तकलीफ़ से उनको छुटकारा मिले। तो जब उस ब्रैडला के लिए उन्होंने कविता लिखी थी जब वो भारत आए थे, तो आप देखेंगे कि ये चीज़ जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मैंने जैसा बताया कि पुनरुत्थान का भी असर था। बहुत सारी ऐसी चीज़ों के ये लोग समर्थक थे जिसका प्रभाव जो कहीं ना कहीं उनके पुनरुत्थानवादी और कुछ हद तक सांप्रदायिक दृष्टिकोण को भी व्यक्त करता था। पुनरुत्थान के रूप में इसलिए कि हम देखते हैं कि जिस तरह से गोस्वामी तुलसीदास की कविताओं में गाय का, ब्राह्मण का और पुराणों के प्रति उनको पूजने का जो भाव है वो पूजने का भाव कहीं ना कहीं इन लेखकों में भी दिखाई देता है। जैसे एक उनकी अंधेर नगरी कविता के अंदर एक जगह वो कविता में ही लिखते हैं, अंधेर नगरी जो उनका नाटक है बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही अच्छा नाटक है, उसमें एक जगह उन्होंने कहलाया गो द्विज श्रुति आदर नहीं होई। अब ये देखिए गो गाय, द्विज मन ब्राह्मण, श्रुति मन जो पुराने धार्मिक ग्रंथ है उनका अब कोई आदर नहीं रहा है। मानव नरपति विधर्मी सोई। और ऐसा लगता है कि जैसे अभी जो राजा है वो कोई विधर्मी है, यानी कि हिंदू धर्म का विरोधी है। तो इसी तरह से
ऐसे ही एक और पंक्ति में उन्होंने कहा कि ऊंच नीच सब एक सारा मानव ब्रह्म ज्ञान विस्तारा, कि जो ऊंचे हैं और जो नीचे हैं वो सब एक से हो गए हैं। आप देखेंगे कि ये पूरा जो दृष्टिकोण भारतेंदु का इसमें व्यक्त हो रहा है वो एक तरह से ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण है, जिसमें कि वो ये मानते हैं कि जो ऊंचा है वो ऊंचा है, जो नीचा है नीचा है। तो ये दरअसल पुनरुत्थानवादी दृष्टिकोण है, वो प्रताप नारायण मिश्र में भी और भारतेंदु में भी दिखाई देता है। यह और बात है कि बाद में उनके दृष्टिकोण में बदलाव भी हुए। उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें भी लिखी, जैसे जातीय संगीत नामक जो रचना है उसमें उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की बात कही है। तो ये चीज़ भी हमें देखने को मिलती है। एक कविता का यहाँ पर मैं उदाहरण देना चाहूँगा, जिसमें कि हमें राष्ट्रीयता का जो आदर्श है वो चौधरी बद्रीनारायण प्रेमघन की कविता में हमें देखने को मिलता है। ये धीरे धीरे ये शुरुआती असर था इन सब लेखकों पर कि उनके अंदर उर्दू विरोध या एक तरह से पुनरुत्थानवादी दृष्टिकोण का प्रभाव था, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन धीरे धीरे वो ये महसूस करने लगे थे कि हिंदू मुसलमान और इन सब के बीच में जब तक एकता नहीं होगी तब तक हम बहुत अधिक सफल नहीं होंगे। बद्रीनारायण की राष्ट्रीयता को लेकर एक कविता की दो पंक्तियाँ मैं आपको सुनाता हूँ। हिंदू मुस्लिम जैन पारसी ईसाई सब जात, सुखी होय हिय भरे प्रेम गन, सकल भारती ब्रात। अब आप देखेंगे कि इन पंक्तियों में प्रेमघन ने जो है चौधरी बद्रीनारायण प्रेमघन, इन्होंने हिंदू मुसलमान सिख जैन ईसाई इन सबों की बात की है, जैन पारसी ईसाई, और माना है कि ये सब भाई हैं और ये सब मिलकर अगर रहेंगे तभी भारतीय जो है वो संपूर्ण भारतीय के लिए ये सुखकर बात होगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कई तरह के अंतर्विरोध हमें भारतेंदु की कविता में या भारतेंदु युग की कविता में दिखाई देते हैं। नवजागरण की बात जब हम करते हैं, ख़ास तौर पर उस आरंभिक युग में बात करते हैं, तो हमें ये नहीं मान लेना चाहिए कि अचानक सब कुछ बदल जाएगा या सब चीज़ें नहीं आएगी। बहुत कुछ पुरानी बातों का असर पड़ता है और वो उनके साहित्य में, उनकी कविताओं में अभिव्यक्त होता है। सबसे बड़ा जो कारण है वो कारण यह है कि 18वीं 19वीं शताब्दी में जैसे जैसे अंग्रेजी शासन मजबूत होता गया, वह अंग्रेजी शासन केवल राजसत्ता के रूप में ही मजबूत नहीं हुआ था, उन्होंने और कई ढंग से हिंदुस्तान को प्रभावित करने की कोशिश की, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव जो था या सबसे ज़्यादा चीज़ जो कहना चाहिए जिसने कि बहुत ही नकारात्मक असर हिंदुस्तानियों पर डाला, वो था इतिहास को प्रस्तुत करना। उन्होंने इतिहास को बिल्कुल इस ढंग से प्रस्तुत किया जैसे कि हिंदुस्तान जो है वो हिंदुओं का देश है और मुसलमान आक्रमणकारी थे, और इस तरह से उन्होंने इतिहास को 3 भागों में बांटा। जो प्राचीन इतिहास है उसको उन्होंने हिंदू काल बताया, जो मध्ययुगीन इतिहास है उसे मुस्लिम काल बताया, और जो आधुनिक इतिहास है उसे आप ध्यान दें तो उसे उन्होंने ईसाई काल नहीं बताया। जबकि जो उस समय जातियाँ आई थी हिंदुस्तान में वे सब ईसाई थे, लेकिन उन्होंने उसको धर्म के साथ नहीं जोड़ा। लेकिन पहले 2 युग जो थे, प्राचीन युग और मध्य युग, उसको उन्होंने धर्म के साथ जोड़ा, जो सच्चाई नहीं है। सच्चाई यह है कि जिसे हम आज हिंदू कहते हैं उस तरह से प्राचीन काल में नहीं देखा जाता था। हिंदू शब्द ही बहुत बाद का है, ख़ास तौर पर मध्य युग का है, और उस समय भी बहुत सारी जातियाँ, बहुत सारी जो है लोग बाहर से, जिसे आज हिंदुस्तान कहते हैं, उसके बाहर से आकर हिंदुस्तान में बसे थे। उसमें शक थे, हूण थे, यवन थे, बहुत सारे जातियों के लोग आए थे, बहुत सारे यहाँ पर मिल गए थे।
तो ये जो इतिहास की जो औपनिवेशिक दृष्टि थी, उस औपनिवेशिक दृष्टि के प्रभाव के कारण हिंदुस्तान में पुनरुत्थानवाद काफ़ी मजबूत हुआ। कहीं न कहीं इसके पीछे जो कारण था वो यही था कि वो इतिहास की एक गलत समझ के साथ हिंदुस्तान के इतिहास को देख रहे थे, और इस गलत समझ का असर यहाँ के बुद्धिजीवियों पर भी पड़ा, हिंदी लेखकों पर भी पड़ा। वो धीरे धीरे हम अगर आगे भारतेंदु युग के बाद की कविता पर विचार करें तो भारतेंदु युग के बाद की कविता में हमें वो असर धीरे धीरे कमज़ोर होता हुआ दिखाई देता है, और एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक रूप में कविता का दिखाई देता है। और लेकिन दो तीन चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए जब हम भारतेंदु के बारे में बात करें, कि भारतेंदु जो है वो आधुनिक, हिंदी में आधुनिक साहित्य के प्रवर्तक हैं। यह सही है कि उनका खुद का साहित्य और उनके समकालीनों का साहित्य पूरी तरह से, खास तौर पर कविता जो है वो मध्ययुगीन काव्य से पूरी तरह मुक्त नहीं हुई थी। उसका प्रभाव था, उस समय भी भक्ति और रीतिकालीन काव्य लिखा जा रहा था, लेकिन उन्होंने नई शुरुआत की। सबसे बड़ी चीज़ जो थी, उन्होंने खड़ी बोली को अपनाया और खड़ी बोली में गद्य की रचना की। उन्होंने कविता में भले ही ब्रज को अपनाए रखा, लेकिन ब्रज में भी उन्होंने, ब्रज के साथ साथ खड़ी बोली में भी कविताएं लिखी। दूसरी चीज़ जो है महत्वपूर्ण, कि जो छंद थे कविता के, वो छंद उन्होंने पुराने अपनाए, लेकिन नए छंदों में भी प्रयोग कर रहे थे, नई तरह की कविताएं भी लिख रहे थे। सारी पुराने ढंग की कविताएं उन्होंने नहीं ली, पुराने छंद नहीं अपनाए, कुछ नए छंद भी अपनाए। उर्दू के छंदों का प्रयोग हिंदी कविता में किया, गज़लें लिखी, या उर्दू के और भी जो छंद हैं उनका प्रयोग किया। पहेलियाँ लिखी, पहेलियाँ मध्य युग में बहुत कम देखने को मिलती है, इन लेखकों ने पहेलियाँ भी इस्तेमाल की। और ख़ास बात यह है कि नाटकों के अंदर भी उन्होंने गद्य और पद्य दोनों का प्रयोग किया। तो इस तरह से कई चीज़ें जो है उन्होंने कविता में नई शुरुआत की। यह भी एक तरह का नवजागरण ही है। ये ज़रूर है कि रीतिकाल में भी हम देखते हैं कि खंड काव्य लगभग नहीं लिखे गए। भारतेंदु में भी बहुत कम खंड काव्य लिखे गए या महाकाव्य लिखे गए, लगभग नहीं लिखे गए। मुक्त कविताएं लिखी उन्होंने, और मुक्त कविताओं पर ही बल रहा। लेकिन जब हम इस युग से आगे जाते हैं, जब गद्य और पद्य की अलग अलग भाषा वाला विवाद पूरी तरह हल हो जाता है और सिर्फ खड़ी बोली में ही गद्य और पद्य दोनों लिखे जाने लगते हैं, जिसे हम द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से जिस युग को पहचाना जाता है, और जिसकी शुरुआत हम मान सकते हैं कि 20वीं शताब्दी के पहले दशक से हो जाती है। उस द्विवेदी युग में खड़ी बोली में न केवल काव्य रचना हुई, गीत लिखे गए, मुक्तक लिखे गए, खंड काव्य लिखे गए और महाकाव्य भी लिखे गए। हम इस युग की कविता, यानी द्विवेदी युग की कविता और उसके बाद की कविताओं के संदर्भ में नवजागरण की चर्चा अपने अगले किसी व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद।